हाय एवरीवन, दिस इज़ मानसी रतौड़ी। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस कर रहे थे, जिसमें हम थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स कर रहे थे, जिसमें हमने रियलिज्म, न्यू रियलिज्म, लिबरलिज्म कंप्लीट कर लिया है। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मार्क्सिस्ट अप्रोचेस पर। देखो, इंटरनेशनल रिलेशंस को जब हम पढ़ते हैं तो जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझना और उसको डिफाइन करने की नज़रों से अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अप्रोच प्रूव हुआ है। सो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के एरिया में जब हम पढ़ते हैं, आइडियलिस्टिक अप्रोच पढ़ते हैं, रियलिज्म अप्रोच पढ़ते हैं, न्यू रियलिज्म, न्यू लिबरलिज्म पढ़ते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ मार्क्सिस्ट अप्रोचेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे आज हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टडी करते हैं, उसमें जब हम मार्क्सिस्ट अप्रोच की बात करते हैं तो उसमें सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये रियलिज्म और न्यू रियलिज्म जैसे उन सभी ट्रेडिशनल थियरी से बिल्कुल अलग है, जो इंटरनेशनल स्टेज पर स्टेटस क्यो को बनाए रखने का सपोर्ट करते हैं। सो जब हम मार्क्सिस्ट अप्रोचेस की बात करते हैं तो वो बिल्कुल भी क्लासिकल नहीं होता है और ये चेंजेस के बारे में बात करते हैं, यानी कि चेंजेस ज़रूरी होते हैं। जब हम इंटरनेशनल स्टेज में किसी भी चीज़ों की बात करते हैं तो वहाँ पे चेंजेस किए जाने चाहिए, ठीक है। सो जैसे कि हम जानते हैं, रियलिस्ट थिंकर जो है उनका क्या मानना है कि हर एक स्टेट के पास पावर होनी चाहिए, इतनी पावर होनी चाहिए कि वो रूल कर सके। लेकिन जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है, मार्क्सिस्ट का क्या कहना है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ग्लोबल स्टेज पर नेशन स्टेट्स के बीच एक्सप्लॉयटेशन और इनइक्वालिटी के रिलेशंस पर बेस्ड होती है। यानी कि जो कैपिटलिस्ट स्टेट है वो क्या करते हैं? एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। किसका? अपने से छोटे देशों का। ओके, सो मार्क्सिस्ट थिंकर्स का क्या मानना है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जितने भी कैपिटलिस्ट कंट्रीज होती हैं वो क्या करते हैं? गरीब देशों को एक्सप्लॉइट करते हैं और अपने नेशन इंटरेस्ट को पाने के लिए और उन्हें सिक्योरिटी देने के लिए वो क्या करते हैं? वॉर्स का सहारा लेते हैं और ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं जिनमें वॉर्स होना बहुत ज़्यादा, पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। अब हम मार्क्सिस्ट अप्रोचेस के कुछ बेसिक बिलीव्स देखेंगे। देखो, सबसे पहले इंटरनेशनल रिलेशंस की जब हम स्टडी करते हैं, इसमें मार्क्सिस्ट अप्रोच जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, राइट। और ये किसका सपोर्ट करता है? मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री का ये सपोर्ट करता है। यानी कि यहाँ पर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात हो रही है, जिसमें जितने भी इंसिडेंसेस होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग भौतिक जगत की जब हम बात कर रहे हैं, यानी कि फिजिकल वर्ल्ड की जब हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे चेंजेस लगे रहते हैं, यानी कि चेंजेस होते रहते हैं और सोशल लाइफ में भी चेंजेस होते रहते हैं। और इन चेंजेस का जो रीज़न होता है वो क्या होता है? मटेरियलिस्टिक सर्कमस्टांसेस ही इसका रीज़न होता है, यानी कि इकोनॉमिक रिलेशंस, ठीक है। नेक्स्ट, सभी मार्क्सिस्ट थिंकर्स क्या मानते हैं कि पूरे सोशल वर्ल्ड की जो एनालिसिस किया जाता है उसको किसके बेसिस पे करना चाहिए? टोटलिटी के बेसिस पर। ओके, नेक्स्ट देखो, इसे ध्यान से समझना है। जो मार्क्सवादी हैं वो क्या मानते हैं? जो पॉलिटिकल फिलॉसफी में बेस और सुपर स्ट्रक्चर यानी कि आधार और अधिसंरचना का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस माना जाता है। आर्थिक तत्व यानी कि जो इकोनॉमिक एलिमेंट्स के बेस्ड पर और जितने भी बाकी के एलिमेंट्स होते हैं जिनमें पॉलिटिक्स, कल्चर, एजुकेशन, रिलीजन ये सब इंक्लूडेड होते हैं, तो वो क्या है? सुपर स्ट्रक्चर। ओके, सो टूल्स, फैक्ट्रीज, लैंड, ये सब किन में आते हैं? बेस में। सुपर स्ट्रक्चर में क्या चीज़ें आती हैं? कल्चर, एजुकेशन, रिलीजन, पॉलिटिक्स। सो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। तो मार्क्सिस्ट अप्रोचेस में बेसिकली क्या है? कैपिटलिस्ट स्टेट क्या करते हैं? अपने से छोटे देशों को एक्सप्लॉइट करते हैं। ये किसका मानना है? मार्क्सिस्ट थिंकर्स का। ओके, नेक्स्ट वो क्या बात करें हैं कि जब हम सोशल लाइफ की यहाँ बात करें तो सबसे ज़्यादा म्यूचुअल स्ट्रगल की वो बात करें कि आपस में सबको मिलकर अपना सेल्फ डेवलपमेंट करना होगा, ठीक है। सो अब हम पढ़ेंगे वर्ल्ड सिस्टम थियरी और डिपेंडेंसी थियरी के बारे में। देखो, इमैनुअल वॉलस्टीन के थ्रू पूंजीवाद का किया गया सबसे ज़्यादा एक बहुत अच्छे से इन्होंने स्टडी की है। किसके बारे में? वर्ल्ड सिस्टम थियरी के बारे में। ओके, और वॉलस्टीन को इसका मेन एक्टिवेटर माना जाता है। वॉलस्टीन के थ्रू वर्ल्ड सिस्टम थियरी एक मार्क्सवादी यानी वामपंथी सिद्धांत है और ये मार्क्स के थॉट्स, लेनिन के इंपेरियलिज्म की स्टडी और लैटिन अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट के रूप में डेवलप हुई है। देखो, इसे आपको ध्यान से समझना है। वॉलस्टीन के अकॉर्डिंग हिस्ट्री दो तरीके के वर्ल्ड सिस्टम को बताती है। सबसे पहले वर्ल्ड वाइड एम्पायर, सेकंड वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी, यानी कि विश्वव्यापी साम्राज्य और विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था। सबसे पहले स्टेज में उन्होंने क्या बताया है कि पॉलिटिकल सिस्टम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और दूसरे क्लास में उन नए पॉलिटिकल सॉवरेनिटी को इंक्लूड किया जाता है जो मार्केट के थ्रू कॉम्पिटिशन में पार्ट लेते हैं और जिनमें से कोई भी अकेला पॉलिटिकल सिस्टम पर कंट्रोल स्टैब्लिश करने में केपेबल नहीं होता
है। इन दोनों सिस्टम के बीच सबसे मेन जो डिफरेंस क्या होता है वो ये होता है कि जितने भी संसाधन होते हैं यानी कि जितने भी रिसोर्सेज होता है उसको डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े हुए जो फैसले होते हैं कि कौन कितना हासिल करेगा, कौन क्या हासिल करेगा और किस तरीके से हासिल करेगा। एक और जहां वर्ल्ड वाइड एम्पायर की बात हो रही है उसमें जितने भी सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम अपनी पावर का जो इस्तेमाल है वो रिसोर्सेज का रीडिस्ट्रीब्यूशन पेरिफेरी क्षेत्रों से कोर के रीजन को करने के लिए करती है। पेरिफेरी यानी परिधि क्षेत्रों से, कोर यानी केंद्र के क्षेत्रों को करने के लिए करती है। वहीं दूसरी ओर वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी में कोई एक सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल यहाँ पे अथॉरिटी नहीं रहती है, बल्कि बहुत से यहाँ पे कंपटीशन में रहते हैं और उन पे पावर सबके पास होती है। ठीक है, तो शक्ति के केंद्र होते हैं क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे पावर्स होती हैं, यानी कि इस सिस्टम में रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो मार्केट के थ्रू से किया जाता है, ना कि किसी भी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के माध्यम से। लेकिन फिर भी इन दोनों तरीके की जो सिस्टम होते हैं वो उनका जो इम्पैक्ट है एक ही तरीके का पड़ता है और वो है रिसोर्सेज को परिधि से केंद्र की ओर मतलब शिफ्ट कर देना। सो ये सब चीज़ें वॉलस्टीन ने अपनी सबसे इंपॉर्टेंट बुक जिनका नाम है द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी जो कि 1979 में आई उनमें किया है। तो वॉलस्टीन के अकॉर्डिंग जो आज की मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम है वो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने 3 तरीके की वर्ल्ड इकोनॉमी को डिवाइड किया है। सबसे पहले कोर, देन सेमी पेरिफेरी, देन थर्ड इज पेरिफेरी में। सो वॉलस्टीन के अकॉर्डिंग नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज जो होती है जो न केवल पेरिफेरी में शामिल देशों के नेचुरल रिसोर्सेज और कच्चे माल पर हेजेमॉन रखने की कैपेबिलिटीज रखते हैं। ओके, नेक्स्ट वॉलस्टीन क्या बताते हैं कि सेंटर के अलावा वर्ल्ड सिस्टम की वो कंट्रीज जो पॉलिटिकल अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर और इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, लेकिन उन पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, और कच्चे माल नेचुरल रिसोर्सेज उन पे बहुत ज़्यादा होते हैं और वो कृषि उत्पादन यानी कि जो फार्मर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करते हैं, उन्हें पेरिफेरी की कंट्रीज़ कहा जाता है। ओके, सो परिधि के जो देश है उनमें सबसे ज़्यादा मेन कौन कौन से, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, जितने भी ये देश है ये सब इनमें शामिल हैं। सो वॉलस्टीन का ये मानना है कि वर्ल्ड इकोनॉमी में सेंटर और पेरिफेरी के अलावा एक और इकोनॉमिक एरिया जो है निकल कर आता है जिसे वो क्या कहते हैं, सेमी पेरिफेरी। ओके, सो अब इसकी कुछ अजम्पशंस देख लेते हैं। देखिए क्या मानना है वॉलस्टीन का कि जितने भी कैपिटलिस्ट स्टेट होते हैं वो अपने से गरीब देशों का शोषण करते हैं, राइट, उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं बहुत ज़्यादा अपने फ़ायदे के लिए। मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम की जब वो बात करते हैं तो किस पर बेस्ड होती है, इन इक्वालिटी पर बेस्ड होती है और वो इन इक्वालिटी 3 तरीके के स्टेट यानी कि कोर, सेमी पेरिफेरी और पेरिफेरी, इन हायरार्किकली इन चीज़ों को वो दिखाते हैं। ओके, सो अब हम बात करने वाले हैं डिपेंडेंसी थ्योरी के बारे में। देखो डिपेंडेंसी थ्योरी के जो मेन एक्टिवेटर है उनका क्या नाम है, उनका नाम है आंड्रे गुंडर फ्रैंक। और भी इनके मेन एक्टिवेटर है बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आंड्रे गुंडर फ्रैंक की थ्योरी है। ओके, बाकी जो है उनका नाम है फर्नांडो हेनरिक कार्डोसी, ओसवाल्डो सकेल, थियोटोनियो डा सेंटोस, पॉल बॉरन, ये सब इनके मेन एक्टिवेटर हैं। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनकी थियरी है उनका नाम है आंड्रे गुंडर फ्रैंक। तो इनका क्या मानना है, एक्चुअल में इनका क्या मानना है, इन्होंने 2 तरीके की चीज़ें बताई हैं। सबसे पहले तो एक एलिमेंट बताया है कि स्ट्रॉन्ग सेंटर यानी कि जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ होती है, अमीर देश जो होते हैं जैसे यूएस। सेकंड आते हैं वीक पेरिफेरी की कंट्रीज जैसे जो गरीब पिछड़े हुए जो देश होते हैं। सो सेंटर के ये डेवलप्ड स्टेट्स जो होते हैं वो पेरिफेरी के इन गरीब और पिछड़े हुए देशों से रॉ मटेरियल को सस्ते दामों पर खरीदकर उससे बिल्टअप जितना भी मटेरियल होता है उनको ऊंचे दामों पर बेचती है और उनसे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है। जिसके बाद क्या होता है, पेरिफेरी की जो कंट्रीज़ होती है उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है। वो धीरे धीरे इकोनॉमिकली कोर के यानी कि जो केंद्र के नेशन होते हैं उन पर डिपेंड होते जाते हैं। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है, जितनी भी कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ है वो एक्सप्लॉइट करती है, एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज़्यादा करती है। किसका करती है, जो उनसे नीचे की कंट्रीज़ होती हैं। ओके, इसके अलावा आंड्रे गुंडर फ्रैंक की एक बुक है जिसमें उन्होंने डिपेंडेंसी थियरी को और अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जिनका नाम क्या है, कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका। उसमें उन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई है। उनके अकॉर्डिंग अंडर डेवलपमेंट और कैपिटलिज्म दोनों का जो डेवलपमेंट है वो एक ही टाइम में हुआ है और दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। यानी कि पूंजीवाद ने ही पेरिफेरी की जो कंट्रीज़ होती है उनमें लगातार अंडर डेवलपमेंट को जन्म दिया है। ठीक है,
सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। जैसा कि आप जानते हैं हम आज मार्क्सिस्ट अप्रोचेस पर बात कर रहे थे, जिसमें हमने वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी डिस्कस की, डिपेंडेंसी थ्योरी डिस्कस की और भी कई चीज़ें हमने डिस्कस की। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। अब हम कुछ नोट्स देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ज़रूर इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो आप इन्हें राइट डाउन कर सकते हैं या इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।